हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। देखिए, कई लोगों की ये थोड़ी सी डिमांड थी कि इनकम टैक्स पे कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएं। मैंने कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो दिए थे, तो आप लोग चाहें तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्योंकि मैं आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो है और आपको एनटीए नेट से रिलेटेड जो है और हायर एजुकेशन की जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज आई हैं, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको जो है कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आपको मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसमें ईयर भी मेंशन है और कंपटीशन भी मेंशन है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में और अलग अलग कंपटीशन में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मेरे पास कम से कम ये 200 प्लस क्वेश्चंस हैं कुछ इनकम टैक्स के, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा धारित गृह संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फुली एग्जम्प्टेड की पूर्णतः कर मुक्त होती है। ठीक है, देखिए सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसे चंडीगढ़ पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कंपटीशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि कर प्रबंध किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि कर नियोजन से पूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है आपका। देखिए, जो आपको प्रोडक्शन टैक्स दे रखा है, उत्पादन कर, ठीक है, ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन 4 कि कर फिल द ब्लैंक वैध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि अपवंचना। कर अपवंचना जो होती है वो स्थिति होती है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर कर बचाने के इरादे से कोई अवैधानिक कार्य करती है। ऐसे जो कि व्यक्ति या संस्था इस तरह की क्रियाओं में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें आपराधिक दायित्वों से गुजरना पड़ता है, बाकी अन्य सभी की आयकर में छूट है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्दावलियों के अनुसार वर्ष जिनमें आय अर्जित की जाती है को फिल द ब्लैंक कहा जाता है, और वर्ष जिसमें आयकर योग्य होती है फिल द ब्लैंक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो उसमें तो आपका आएगा पिछला वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जो आपका आगे वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है बाद वाला, उसमें आपका आएगा निर्धारण वर्ष। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ईयर, है ना। ये आप सभी लोग जानते हैं कि आयकर अधिनियम जो है उसके अकॉर्डिंग जिसमें आय अर्जित की जाती है तो उसे पिछला वर्ष कहते हैं, प्रीवियस ईयर, और जिस वर्ष आयकर योग्य होती है उसे निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आयकर अधिनियम की धारा 288 ए के अनुसार कर योग्य आय को किसके निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 10 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति के रूप में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है कि एक व्यक्ति जो एक अप्रवासीय भारतीय है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है चंडीगढ़ पीएससी में। क्वेश्चन 8 की एक साधारणतः निवासी वह है जो
पालन करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों को। ठीक है, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस। क्वेश्चन 9 है कि भारत में आयकर अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये यूके यानी कि उत्तराखंड पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। ठीक है ना, 2017 में। तो ये है आपका 1 अप्रैल 1962 से। भारत में प्रथम बार जो आयकर था वो सर जेम्स विलियम है, ये गलत मिसप्रिंट है किताब में। तो विलियम्स द्वारा 1860 में लगाया गया था। भारत में आयकर अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ठीक है, और ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीटीसी संबंधित है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो डीटीसी जो संबंधित होता है ना, तो वो आपका पूरा नाम होता है एक्चुअली इसका डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, और ये संबंधित होता है आपका ऑप्शन नंबर ए टैक्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि वेतन से किस आय को शामिल करता है। ठीक है, वेतन में ये आएगा वर्ड। वेतन में आय किस आय को शामिल करता है। देखिए, ये तीनों ही चीजें जो है सैलरी में शामिल होती हैं। एक तो बेसिक सैलरी होती है, और एक अलाउंसेस होते हैं, भत्ता जिन्हें हम बोलते हैं, दूसरा परक्यूजिट्स है ना, अनुलाभ जिन्हें बोलते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 12 है कि आयकर एक फिल द ब्लैंक कर है। तो हम सब जानते हैं कि आयकर जो होता है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए क्वेश्चन 13 की ADEN नियम 1953 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये देखिए, ये अभी जो दिसंबर 2019 का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये इनकम नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जी हाँ, मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब की बार आपको एनटीए नेट में जो आए थे उससे रिलेटेड भी इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि दोहरा कराधान राहत, डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ है आपके 2019 में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सीधे हम इसमें ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ये आपको सेक्शन दे रखी है और उसका संबंध किसके साथ है। तो ये सीधे सीधे हम बात करते हैं इसमें आंसर की। तो आंसर नंबर जो डी है ना वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि जो धारा 6(1) है उसका संबंध है निवासी से। ठीक है, और धारा 10(a) है उसका संबंध होता है अवकाश वेतन से। ठीक है, और लीव सैलरी। और जो धारा 10(1) है उसका संबंध होता है कृषि आय से। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि धारा 10(1) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो वो कृषि आय से होता है। और जो धारा 10(5) है वो है अवकाश यात्रा रियायत। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं LTC है ना, शॉर्ट में LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 15 की सुगम SUGAM को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर है ये जो सुगम है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी ITR 4 से रिलेटेड। एक्चुअली जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ना हमारा, इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ITR 4 फॉर्म को जो हमारा वित्त वर्ष है तो 2017-18 के लिए नए रूप में जारी किया गया, जिसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है ना। और यह किसी व्यक्ति का हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू होती है, जिसे प्रकल्पित कराधान योजना के भाग 44 AD या 44 AE के तहत चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का एक मुख्य अंग नहीं है। देखिए, ये भी एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में।
तो जो जीडीपी का प्रमुख एक अंग जो है वो शुद्ध व्यक्तिगत आय, जो नेट पर्सनल इनकम है, वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है कि आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है? ठीक है, देखिए फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन आपका, अभी अभी क्वेश्चन नंबर जो हमने 14 डिस्कस किया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धारा 10(1). ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 की गत वर्ष का क्या अर्थ है? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, कि कर निर्धारण से पूर्व का वित्तीय वर्ष। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 19 है कि एक व्यक्ति 15 नवंबर 2006 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर जाता है, तो 15 नवंबर 2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? ठीक है, जाहिर सी बात है कि 2006-7 ही होगा, है ना, क्योंकि देखिए अब नवंबर का मंथ आ रहा है, तो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2007। ठीक है, एक व्यक्ति जो 15 नवंबर 2006 को स्थायी रूप से भारत छोड़कर चला जाता है और 15 नवंबर 2006 तक अर्जित आय के लिए उसका कर निर्धारण वर्ष 2006-7 ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति देश छोड़कर हमेशा के लिए देश से बाहर चला जाता है, उससे उसी वर्ष में कर वसूल लिया जाता है जिस वर्ष वह ऐसा कर रहा हो। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मनोरंजन पर कर। ठीक है। क्वेश्चन 21 की आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वैधानिक और अवैधानिक। ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज आपको समझने वाली ये ध्यान देनी है बात की, जो आय शब्द के अंतर्गत जो वैधानिक और अवैधानिक दोनों प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, तो जैसे जुआ खेलना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन जुए से प्राप्त होने वाली आय को अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल करके कुल आय की गणना में शामिल हम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर किस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना, 1961। अभी ये डिस्कस किया था मैंने आपसे, 1961, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कि कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, गत वर्ष। चलिए, क्वेश्चन 24 है कि आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो। तो देखिए जो है, तो आंसर इसमें सी 80 वर्ष। जो 60 साल से लेकर के 80 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं तो वो होता है वरिष्ठ नागरिक, और जो 80 साल या 80 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अति विशिष्ट नागरिक। ठीक है। क्वेश्चन 25 की आयकर के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है? ये रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वैधानिक और अवैधानिक प्राप्तियां। ठीक है, स्टैच्यूटरी एंड लीगल बोर्ड। क्वेश्चन 26 के स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम बना? ये भी रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी 1961 में। क्वेश्चन 27 कि आय करे की दरें निर्धारित की जाती हैं? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। ठीक है, CDBT द्वारा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं CDBT। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था? तो ये भी अभी रिपीट हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, सर ये जेम्स विल्सन द्वारा। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो थे हमारे जेम्स विल्सन,
ये एक ब्रिटिश वित्त शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1860 में लगाया था और साथ ही जो गवर्नर जनरल थे तो उनके द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहला आयकर अधिनियम भी प्रभाव में लाया, ठीक है। क्वेश्चन 29 की आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक है। क्वेश्चन 30 कि गत वर्ष से क्या तात्पर्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन 31 है कि आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन बी धारा 2(7) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 32 कि आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ था। देखिए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेट का भी, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि 1 अप्रैल 1962 को, ध्यान रखना है आपको। इसमें आयकर आय पर लगाने वाले जो कर हैं उसके निर्धारण हेतु वर्ष 1961 में आयकर अधिनियम 1961 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 1962 को जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम में 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां शामिल हैं। क्वेश्चन 33 कि वित्तीय वर्ष 2004-05 का जो कर निर्धारण वर्ष है वो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कि 2005-06 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34 की आयकर है एक, ये भी आप सब जानते हैं कि आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 की उपकर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरचार्ज, तो उपकर जो होता है वो क्या होता है, तो उपकर जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जो सरचार्ज है वो किसी कर पर अधिभार होता है, ठीक है। मतलब कि जो सरचार्ज होता है वो एक प्रकार का कर होता है जो किसी उद्देश्य विशेष से किसी कर के ऊपर भार स्वरूप लगाया जाता है। जैसे आपका एजुकेशन सेस होता है ना, और स्वच्छ भारत उपकर होता है। लेकिन वर्ष 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के अनुसार यह एक प्रकार की फीस है, ना कि कर। संविधान का जो अनुच्छेद है 270 उसमें इसे लगाए जाने का वैध प्रावधान दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 36 है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन 37 कि आयकर है एक, ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि प्रत्यक्ष कर। चलिए क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनसे भारत सरकार की सबसे ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। क्वेश्चन 39 कि आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, तो भी रिपीट हुआ है, धारा 2(7), ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 40 कि आयकर अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति का अर्थ है, ठीक है, तीनों ही है। ऑप्शन डी करेक्ट है कि वो एक व्यक्ति भी है, वो एक हिंदू अविभाजित परिवार भी है और वो एक फर्म भी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से सभी। क्वेश्चन 41 कि गत वर्ष का नियम जिनके लिए लागू नहीं होता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गत वर्ष का नियम जिनके लिए लागू नहीं होता, तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। जैसे कि व्यवसाय बंद होने पर, कर बचाने के लिए संपत्ति हस्तांतरण पर और गैर निवासी जहाजी कंपनी पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर इनकम, है ना, कृषि आय। तो क्वेश्चन 42 है कि गैर कृषि आय में सम्मिलित है। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि तीनों ही शामिल हैं। यदि जंगली घास की बिक्री से आय है तो वो भी गैर कृषि आय में शामिल है। मत्स्य पालन से आय और खानों के अधिकार शुल्क से आय, ठीक है, ये भी शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कृषि आय में सम्मिलित है, ठीक है।
तो कृषि आय में जो सम्मिलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे? कि फसल की बिक्री से आय और कृषि उत्पादों के विक्रय योग्य बनाने से आय और बागवानी से आय। ठीक है, इनकम फ्रॉम गार्डनिंग। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है बॉक्स में, आप चाहें तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 44 की भूमि के विक्रय से आय है, तो ऑप्शन ए भूमि के विक्रय से आय है गैर कृषि आय। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन 45 कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? देखिए इसमें नेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2018 दिसंबर 18 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि पुनः लगाए गए पौधों, जहां वन के खाली जगह में पौधे पुनः लगाए गए हों और बाद की वानिकी कार्यकलाप किए जाते हों। ठीक है, कि बिक्री से प्राप्त आय। क्वेश्चन 46 है कि यदि एक करदाता भारत में चाय उगाने और प्रसंस्करण का व्यवसाय करता है तो ऐसी स्थिति में किस भाग तक कृषि आय कर योग्य होगी? ठीक है, किस भाग तक कृषि आय होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें बी करेक्ट है ना, कि 60% तक। कि यदि करदाता भारत में अगर चाय उगाता है और प्रसंस्करण करता है, ठीक है, का व्यवसाय करता है, तो ऐसी स्थिति में 60% तक का जो भाग है वो कृषि आय होगा। चलिए क्वेश्चन 47 है कि फेयर रेंट ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज ₹75,000, इट्स म्युनिसिपल वैल्यू इज ₹60,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 72,000 एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन 63,000। व्हाट इज द ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी? ठीक है, देखिए ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किराए पर दिए गए मकान की संपत्ति का जो उचित किराया है, जो फेयर रेंट है, तो वो है आपका 75,000 रुपये। ठीक है, और म्युनिसिपल वैल्यू जो है उसकी वो है 60,000 रुपये, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000 रुपये और एक्चुअल रेंट है आपका 63,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें जब हम कंपेयर करेंगे कि हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, एंड फेयर रेंट, तो जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों में जो ज्यादा वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट की आपको वैल्यू दे रखी है 72,000। ठीक है, अब आप 72,000 रुपये में और जो आपका एक्चुअल रेंट है आप उसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें फेयर रेंट जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपका ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 72,000 रुपये। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, कि हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। देखिए 75,000 और 60,000 में ज्यादा वैल्यू आपकी हो गई 75,000। ठीक है, नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपकी 72,000, तो आपकी वैल्यू हो गई 75,000 और 72,000 में कंपेयर करी, नॉट मोर देन कह रहा है यानी कि 72,000। ठीक है, अब आप कंपेयर करेंगे वो एक्चुअल रेंट से आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, और विच एवर इज मोर, तो 72,000 और 63,000 में आपकी ज्यादा वैल्यू है 72,000। ठीक है, तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 72,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी कटौतियां जो है वो आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत नहीं होंगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट है कि गृह संपत्ति के निर्माण या क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान संबंधी कटौती। ठीक है, जो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 है उसके अंतर्गत धारा 80C से लेकर के 80U तक
जो आने वाली कटौतियां उसमें गृह संपत्ति के निर्माण या क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान संबंधी कटौती को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 49 कि 50,000 रुपए से अधिक कोई भी राशि बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई कर योग्य होगी यदि वह इनके पास होगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार की 50,000 रुपए से अधिक की कोई भी राशि बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई तो कर योग्य होगी यदि वो व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। देखिए पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका कि 10(1) है ना। क्वेश्चन नंबर 51 की आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है। तो जो कृषि आय है वो हो गई कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कि कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कृषि आय या व्यवसायिक आय या पूंजीगत आय, ठीक है, जो कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त जो अमाउंट है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड किया जाता है उसके शीर्षक में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी 10(1). क्वेश्चन 54 कि करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जब, ऑप्शन डी करेक्ट है कि करदाता की कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक और गैर कृषि आय कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा से अधिक हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 55 है कि कृषि भूमि से प्राप्त आय किराए की आय है। तो कृषि भूमि से जाहिर बात है जो भी कोई किराया है तो वो कृषि आय ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 कि कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वेतन से आय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है, जाहिर बात है ऑप्शन नंबर डी वेतन से आय, रिपीट हो गया क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कृषि आय से प्राप्त किराए की आय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका कृषि आय। तो व्यूवर्स ये आपको देखिए मिक्स क्वेश्चन है, एनटीए नेट के भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं, पीजीटी के भी हैं, टीजीटी के भी हैं, है ना। तो जहां जहां पर ये क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने कोशिश करी है कि मिक्सचर क्वेश्चन जो है वो आपको मैं टॉपिक वाइज दे दूं। तो ये इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का और एग्रीकल्चर इनकम के मैंने आपको ये टोटल 58 क्वेश्चंस दिए हैं। और इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन इनकम टैक्स, ठीक है ना, उसमें भी तकरीबन मैंने 50+ क्वेश्चंस दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये आपके टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन एनटीए नेट है ना, तो इससे रिलेटेड मेरी कोशिश है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है प्रीवियस ईयर में आए हुए का वो मैं आपको दे सकूं और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। चलिए व्यूवर्स कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।